तो दिग्गजों ने भी यहां पर मतदान किया। लगातार तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले फरीदाबाद से लोकसभा प्रत्याशी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। कृष्णपाल गुर्जर ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए। लोकतंत्र का महापर्व जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरे हरियाणा में जो है वो बनाया जा रहा है। और देखा जाए तो हरियाणा में भी जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो है वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम जो नेता हो या जनता हो, तमाम जो है लोग महापर्व जो है लोकतंत्र का महापर्व बनाने के लिए पहुंच रही है। और हमारे साथ जो है लोकसभा के प्रत्याशी के सभा गुर्जर साहब, आप जिस तरीके से आप वोटिंग करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं हर बार पहला वोट डालता हूँ अपने बूथ पर, लंबे समय से जब से चुनाव लड़ रहा हूँ, और इस बार भी मैंने मेरा पहला वोट डाला है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ 100% देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार करेगा, भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 36 बिरादरी के मतदाताओं से पहले से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। मंत्री जी, देखा जा रहा है कि 2 बार जिस तरीके से विश्वास आप पर बीजेपी ने जताया और कहीं ना कहीं अच्छे मार्जिन से आप जो है जीत हासिल करी है, तो अब की बार भी हैट्रिक लगाने का मूड बिल्कुल पूरी तरीके से बन रहा है। देखिए, आप देखिए, सुबह से 6 बजे से लाइन लगी हुई है, 7 बजे से मतदान है, तो लोगों में जो उत्साह है, जो जोश है, वो बता रहा है कि बड़ी जीत होने वाली। तो क्या मानते हैं कि जिस तरीके से 10 लाख का जो पार का नारा है वो कितना सिद्ध हो रहा है? देखिए, आप 4 तारीख को देखना, जो लोगों ने कहा है अब की बार 10 लाख पार, वो पूरा होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 10 लाख पार का नारा जो है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरीके से जो है यहाँ पर लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हो। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर है, वो भी अपनी फैमिली के साथ जो है यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान चल रहा है। वहीं इन 8 राज्यों में दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान हो रहा है सुबह से ही। और इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार की 8 सीटों पर, झारखंड की 4 सीटों पर, ओडिशा की 6 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर और साथ ही पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। ओडिशा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के भी मतदान कर रहे हैं लोग। तो ऐसे में काफी अहम हो जाती है पल पल की अपडेट जो आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एक पोलिंग बूथ से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, हर एक सीट की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता। अलग अलग सीटों पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंच करके आपको अपडेट दे रहे हैं। तो हरियाणा की जहां पर हम बात करते हैं, वहां पर 223 जो उम्मीदवार हैं वो आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 10 सीटों पर 223 उम्मीदवार हैं जो आज रण में यानी मैदान में उतरे हुए हैं। तो काफी अहम हो जाता है। लेकिन बात करते हैं जब हम पूरे ओवरऑल छठे चरण की, तो यहां पर 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश समेत जो है 58 सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं गौतम गंभीर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं उन लोगों के लिए जो मतदान करने में आलस करते हैं, क्योंकि लगातार हम अपील यही कर रहे हैं कि यही आपके पास एक समय होता है जहां पर आप अपने महापावर यानी अपनी वोट का प्रयोग करके अपनी सरकार चुन सकते हैं, अपना मनपसंद प्रत्याशी चुन सकते हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप देख रहे हैं, वो भी यहां पर पहुंचे अपने मत का प्रयोग करने के लिए, जिसके बाद से मीडिया से बातचीत करते हुए वो नजर आए। तो लगातार जो है दिग्गज नेता भी यही अपील कर रहे हैं आप सभी से कि आप भी अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि यही एक समय है जब आपके पाले में गेंद होती है और आप उस प्रत्याशी को चुन सकते हैं जो आपकी आवाज संसद तक उठाए, जो आपका भला करे, जो आपके मुद्दों को आगे लेकर के जाए, जो आपके मुद्दों को सोचे, जो आपके विकास की सोचे। तो यही एक मौका आपके पास होता है, इसलिए बार बार आपसे यही अपील कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा डिटेल अगर आपको और दें तस्वीरों के साथ ही, तो छठे चरण का ये रण इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहां पर आपको बता दें 3 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जो आज मैदान में है, जिनके लिए वोटिंग होनी है, और 3 पूर्व सीएम भी ऐसे हैं जिनके लिए आज वोटिंग होनी है, यानी जो मैदान में है। तो काफी अहम ये रण हो जाता है, ये चरण हो जाता है। दुनिया के लिए अजूबा है, कितनी संख्या में लोग मत करते हैं। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये अपील करता हूं कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। भारी संख्या के अंदर मतदान कीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई दिशा तय की है।
आज पूरे विश्व के अंदर भारत ऊंचाई के ऊपर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। सीएम नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप, जो आज उपचुनाव वाली सीट पर करनाल से मैदान में भी हैं और लोगों से यहां पर अपील भी करते हुए नजर आए कि यही एक मौका है आपके पास जहां पर आप अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी सरकार चुन सकते हैं, अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुन सकते हैं। तो अपील करते हुए यहां पर नजर आए, यही अपील हम भी आप सभी से लगातार कर रहे हैं। यदि आपके पोलिंग बूथ पर भी आज चुनाव होने हैं, आपकी सीट से भी आज चुनाव होने हैं, तो मत का प्रयोग जरूर करें। तो ऐसे में थोड़ा सा और जानकारी आपको दे देते हैं। काफी अहम इसलिए भी इस बार का यानी छठे चरण का ये रण हो जाता है क्योंकि बात अगर हम 2009 की करते हैं तो कांग्रेस 9 सीटों पर विजयी हुई थी, लेकिन अन्य के पास खाते में जो है एक ही सीट गई थी, लेकिन बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुला था। लेकिन 2014 पर जब आते हैं तो बीजेपी 7 सीटों पर यहां पर जीतती है, लेकिन 2019 में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आती है। इसलिए इस बार का रण इसलिए भी अहम हो जाता है कि क्या इस बार का हाल रहने वाला है, क्या इस बार का रुख रहने वाला है, किन मुद्दों पर जनता इस बार वोट कर रही है। तो ये सभी चीजें देखने लायक हो जाती है और काफी अहम हो जाती हैं। तो इसी महाकवरेज पर सुबह से ही कर रहे हैं चर्चा, और चर्चा के लिए अभी मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा देते हैं। वैशाली तोमर जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अंशु वत्स जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिंपल सोही जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल वैशाली जी आप ही से ले लेते हैं। काफी अहम है आज का रण, छठे चरण का रण, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर मतदान हो चुके हैं, एक ही चरण बचा है। ऐसे में आज हरियाणा की सभी सीटों पर लोग मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो कितना अहम हो जाता है, कितना आत्मविश्वास है, कैसे देखती हैं आज के चरण को? जी नमस्कार ज्योति जी, आपको आज मतदान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप सो कि आज राष्ट्रीय हित के लिए सभी ने मतदान जरूर किया होगा और लोग जागरूक हैं और बहुत ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि छठवें चरण का चुनाव है और लोगों को लग रहा है कि अब की बार बीजेपी ज्योति जी मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है? आपकी आवाज यहाँ तक सही पहुंच पा रही है, आप अपनी बात रखिए, सही करवा रहे हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप अपनी बात वैशाली जी। तो ये छठे चरण का चुनाव है और मेरा मानना ये है कि जनता जो है बहुत जोश में है, बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ इसको पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और आज बढ़ चढ़ के सभी हरियाणा वासियों ने चुनाव में मतदान के लिए योगदान अपना दिया है। सब अपनी सेल्फी भी डाल रहे हैं और सब लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। और जैसे भी हम सुबह सुबह वोट डालने गए थे तो लोगों में बहुत उत्साह था, सुबह से ही लोग लाइनों में लगकर वोट डाल रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और लोग चाहते हैं कि सुबह से सुबह सारा मतदान हो जाए। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज ज्यादा से ज्यादा मतदान जो हुआ है वो राष्ट्रीय हित में हुआ है और जनता एक बार फिर से हरियाणा को मौका देगी। हरियाणा सरकार के कामों से खुश होकर हरियाणा सरकार को एक मौका और जनता देगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। चलिए ठीक है, ये तो खैर जनता के ऊपर निर्भर करता है वो किसको मौका देने वाली है, इसके लिए 4 जून का हमें इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन फिलहाल और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंशु वत्स जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ बने हुए हैं। वत्स साहब, काफी अहम है आज का रण, जैसा कि मैं लगातार चर्चा कर रही हूं, और पिछले बार की बात करें तो आपका खाता इस चरण में नहीं खुल पाया था, तो इस बार कितना आत्मविश्वास है, क्या लग रहा है जनता आशीर्वाद देगी, कैसे देखते हैं आज के चरण को? जैसे कि हमारी भाजपा की प्रवक्ता ने कहा, मैं वही बात कहना चाहूंगा कि सब लोग वोट जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है कि आप लोग अपनी सरकार को चुने। तो सबसे पहली चीज मेरी जो अपील सभी दर्शकों से है वो यही है कि आप लोग वोट जरूर करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें आपको मौका मिला है कि आप एक ऐसी सरकार का आकलन करें जिसने पिछले 10 साल में आपके ऊपर कुशासन किया है। अगर आप उससे सहमत नहीं है, चाहे किसान की बात हो, किस प्रकार के किसानों पर उन्होंने डंडे चलवाए हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, तो आप सब लोग उन मुद्दों को ध्यान में रखिएगा जब आप वोट करने जाएं। तो रही बात आपके सवालों की, मैं ऐसा मानता हूं कि इस जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जो चुनाव है ये जनता बनाम तानाशाही सरकार के रूप में हो चुका है। एक तरफ हमारे पास एक तानाशाही सरकार है जो कि जितने भी एजेंसीज हैं जिनको उन्होंने अपने फ्रंटल एजेंसीज बना ली है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, सभी को उन्होंने अपनी फ्रंटल एजेंसीज बना दिया है। और दूसरी तरफ एक जनता है जो कि किसान है, महिला है, बेरोजगार युवा है, सभी सरकारी कर्मचारी हैं जो कि अपने अधिकारों के लिए आज लड़ना चाहते हैं।
तो आज ये चुनाव है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे आज ना ही भाजपा है ना ही कांग्रेस है, आज तानाशाही सरकार और जनता के बीच में ये चुनाव है। और जब ऐसा चुनाव कभी भी इतिहास में होता है तो हमेशा जीत जो होती है वो लोकतंत्र की होती है, जनता की होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भी जो जीत है वो जनता की होने वाली है, क्योंकि हमने अपनी 5 गारंटी को लेकर हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो 5 गारंटी है, 5 न्याय और 25 गारंटी है, वो हमने जिस मजबूती के साथ जनता तक पहुंचाने का काम किया है, प्रत्येक घर में पहुंचाने का काम किया है, और जिस एक खुशी के साथ जनता ने उसको स्वीकार किया है, इसे पूरा विश्वास है मुझे कि जनता जो है वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करने जा रही है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने जा रही है। बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास वत्स साहब। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिम्पल जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, प्रवक्ता जेजेपी। रिम्पल जी, तस्वीरें जो लगातार आ रही हैं, क्या ये तस्वीरें कह रही है? तस्वीरों पर टिप्पणी भी चाहूंगी। ऐसे में आज का रण काफी अहम हो जाता है, क्योंकि 2 केंद्रीय मंत्री आज हरियाणा से चुनाव मैदान में है, एक पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर चुनाव मैदान में है, साथ ही वर्तमान मुख्यमंत्री यहां पर चुनाव मैदान में है, और ऐसे में आपकी तरफ से भी 10 कैंडिडेट खड़े हैं। तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? तस्वीरों पर भी टिप्पणी चाहूंगी, कैसे आज के चरण को देखती हैं? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि हीट वेव के मध्य में है, काफी गर्मी है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। इसलिए भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि सब लोग जाके वोट जरूर डालें, क्योंकि 5 साल में ये मौका एक बार आता है, और यही एक मौका है जब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये अपने प्रतिनिधि चुनना बहुत जरूरी है। प्रतिनिधि ये सोचकर चुने जाएं कि इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, किस पार्टी के कैसे लीडर हैं, और उन लीडर्स ने किस तरह से हरियाणा की जनता को रिप्रेजेंट किया या नहीं किया। आज के रन में कुछ ऐसे भी दिग्गज नेता अपने आप को कहलाने वाले हैं जो कुल मिलाकर 5 बार भी पार्लियामेंट में अपनी प्रेजेंस नहीं लगवा पाए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सोच कर ही जनता वोट करे कि किस तरह के लोग जनता चाहती है कि उनकी आवाज वहां तक उठाएं। बार बार हमारे लीडर्स की तरफ से भी आपके चैनल के माध्यम से और बाकी चैनल्स पे भी मैंने बार ये बात कही है कि ऐसे लीडर ना चुन के भेजें, ऐसे एमपी आप ना चुन के आज भेजें जो हरियाणा की आवाज वहां तक ना पहुंचा पाए। क्योंकि देखा जाए तो हरियाणा की 10 ही सीट्स हैं। नेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये 10 सीट चाहे किसी के लिए मायने रखें या ना रखें, रीजनल पार्टीज के लिए ये 10 सीट और जनता के लिए ये 10 सीट बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व यही 10 लोग करेंगे। तो ऐसे लोग आप जरूर भेजें चुन के, जो आपकी आवाज वहां उठाएं। ठीक है रिम्पल जी, लौटूंगी आपके पास। कृष्ण कुटेल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण कुटेल जी, जो 2-2.5 महीने की तपस्या थी लगातार प्रचार की, या फिर इससे पहले जो है एक पृष्ठभूमि तैयार करने की, इस पूरी तपस्या के बाद से आज इम्तिहान का दिन है, तो आज जनता के पाले में गेंद है। क्या लगता है आशीर्वाद देगी? कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आज के इस चरण को? देखिए, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, और इस महापर्व के अंदर व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर एक अच्छे चुनाव की शुरुआत जो है कि आज करने जा रहा है। और जनता आज चुनाव लड़ रही है, कोई किसी की वे लहर नहीं है, और जनता उस व्यक्ति को वोट डालने का काम कर रही है कि जो आपराधिक ना हो, भ्रष्ट ना हो और झूठ बोलने वाला ना हो। क्योंकि पिछले समय के अंदर ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति इस मौजूदा सरकार के अंदर वो देखने को मिले हैं, और आज सब उनसे किनारा कर चुके हैं। और जहां तक सवाल है इंडियन नेशनल लोकदल का, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो मेहनत की है, उस मेहनत का फल 4 जून को जो है वो अवश्य मिलेगा। इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव जो है कि अच्छे तरीके से लड़ने का काम किया, मजबूती के साथ चुनाव को लड़ा है, और अब जनता जो है कि अपने मत का प्रयोग कर उचित उम्मीदवार। आपकी आवाज में भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। कुटेल साहब, लौटूंगे आपके पास, लेकिन वैशाली जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। वैशाली जी, करनाल एक ऐसी सीट पर है, ऐसी सीट है जिस पर सबकी नजर बनी हुई है,
और करनाल एक ऐसी सीट भी है जिसने 2019 में दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा मार्जिन हासिल किया था। 6 लाख मत कम नहीं होते, 6 लाख मत के अंतर से ये जो सीट है जीती गई थी। तो इस बार पूर्व मुख्यमंत्री इस सीट से हैं, तो कितना अहम मुकाबला यहां पर हो जाता है। वैशाली जी, आपकी आवाज मुझे समझ पा रही है? अभी ठीक है ज्योति जी? ठीक है। मेरा मानना ये है ज्योति जी कि जब चुनाव चाहे कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, एक गांव के सरपंच का हो या प्रधानमंत्री के चुनाव का हो, तो महत्वपूर्ण होता है। हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और चुनने की बात है। तो आप देखिए, विपक्ष में तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। आप सोमवार को राहुल गांधी को चुनिएगा, मंगलवार को अखिलेश जी को चुनिएगा, बुधवार को केजरीवाल जी को चुनिएगा। तो जनता तो खुद ही मोदी जी पर विश्वास कर रही है। विपक्ष में कोई है ही नहीं, कोई चेहरा नहीं है, कुछ नहीं है। और परिणाम जो आने वाले हैं वो बीजेपी के फेवर में ही आएंगे, क्योंकि देश जो प्रधानमंत्री मिले हैं वो इतने वर्षों जनता की तपस्या थी, उनका आकर एक मोदी जी ने आकर जनता के उस इंतजार को, जनता के उस सौभाग्य को दिया है कि जैसे जैसे फैसले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं, जैसे एक संत हम उनको कह सकते हैं कि संत ने लिए हैं, और ऐसे ही संत का उन्होंने चुनाव किया है। माननीय मनोहर लाल जी थे, उन्होंने अपना आपने जिस तरह से देखा कि कैसे कैसे काल में हुए, जैसे पर्ची खर्ची को लेकर पहले नौकरी होती थी, आज सामान्य घर से एक व्यक्ति। वैशाली जी, यहाँ पर टोकूंगी आपको। आपने कहा कि सुनिए मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? और अब दूसरे जो वैशाली जी, व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है वैशाली जी? जी वैशाली जी, मैं आपको यहाँ पर टोकूंगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, आपने कहा कि थोड़ा सा टोक रही हूं आपको, आपने कहा आज राहुल गांधी को सुनते हैं, सोमवार को मंगलवार को अखिलेश को सुनते हैं, तो जनता कंफ्यूज है। कंफ्यूज नहीं है, वो विपक्षी बताते हैं कि हमारी ताकत है, यूपी के ये 2 लड़के इस बार सत्ता में बड़ा फेरबदल करके दिखाएंगे, ऐसा लगातार विपक्षी कह रहे हैं। ज्योति जी, मुझे आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आई है और ज्यादा समझने की कोशिश कर, तो माफी चाहूंगी। क्या आप अपना सवाल दोबारा दोहरा देंगे? बिल्कुल वैशाली जी, आपने कहा कि जनता कंफ्यूज है, एक दिन सोमवार को राहुल गांधी को सुनती है, मंगलवार को अखिलेश को सुनती है, तो कंफ्यूज है। ऐसे में विपक्षी उसको ताकत बताते हैं, वो कहते हैं कि युवा एकजुट है, हम युवाओं की बात करते हैं, लोग हमें सुनना पसंद करते हैं। बात जब युवाओं की आती है तो युवा तो मोदी जी को इतना पसंद करते हैं क्योंकि मोदी जी ने एक ट्रेंड सिद्ध किया है, बच्चों से लेके। आप देखिए, क्या कभी इस तरह का किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने हर व्यक्ति को जुड़ने की कोशिश की है? आज देश का प्रधानमंत्री बच्चों को केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से, जन जन के माध्यम से, मन की बात के माध्यम से, और इस तरह जाने कितने दिए हैं, जिस तरह जब युवाओं बच्चों से तो है हर किसी से जुड़ने का देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं। आज आप ये टीवी नहीं देखिएगा, मैं बताती हूँ, मेरा 6 साल का बेटा है, मैं कहती हूँ कि बेटा ये वाला सीरियल मत देखिए, तो वो भी ये कहता है, वो भी जानता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो कहेगा तो सही है, तो वो कहते हैं कि मम्मा ये वाला सीरियल तो मोदी जी ने भी इस पर आकर ऐड किया है, तो इसका मतलब ये सही है। आज बच्चों को, बुजुर्गों को, युवाओं को, महिलाओं को, देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ अगर किसी पर विश्वास है तो वो माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। आप देखिए, विपक्ष के तो जो प्रधानमंत्री होने की बात करते हैं। वैशाली जी, इसी पर एक बात का और जवाब दीजिए, काउंटर कर रही हूं आपको, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो। वैशाली जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। इसी पर एक काउंटर क्वेश्चन करूंगी आपसे। मैंने कहा था कि 6 लाख का मार्जिन था पिछली बार, इस बार पहली बार लड़ रहे हैं मनोहर लाल सांसद के टिकट पर, तो क्या उस मार्जिन को बरकरार रख पाएंगे या फिर एक बड़ी चुनौती है ये बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल बड़ी चुनौती नहीं है, इवन इस बार उनके लिए बिल्कुल चुनौती नहीं है। जनता ने उनका काम देखा है, जनता ने उनका समर्पण देखा है, जनता ने उनका प्रेम देखा है, जनता ने उनका साथ देखा है और स्नेह देखा है। तो जनता, मैं ये कहूंगी कि पिछली बार 6 लाख था और इस बार आप 6 वोट भी मैं नहीं मानती कि विपक्ष के खाते में जाएंगे। चलिए ठीक है, वत्स साहब, बड़ी बात उन्होंने कह दी कि हम 6 वोट की भी
वो नहीं रखते हैं उम्मीद की वो विपक्ष के खाते में जाएंगी। खैर ये बात अलग तरफ है, लेकिन करनाल सीट की हम बात कर रहे थे तो जहां एक तरफ बीजेपी कहती है कि युवाओं का पसंदीदा चेहरा सिर्फ मोदी है, लेकिन दूसरी तरफ आपने एक युवा उम्मीदवार उतारा है, उन्हें पहली बार टिकट दिया है, तो आपको क्या लगता है क्या यहां पर कड़ी टक्कर वो दे पाएंगे? क्योंकि बाकी विपक्ष जो है, इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, वो अधिकतर तौर पर ज्यादातर डिबेट्स में शंका की नजर से देखते हैं, कहते हैं कि यहां पर फिक्सिंग के हिसाब से उतारा गया है, कैंडिडेट कमजोर उतारा गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कितनी टक्कर आज दे रहे हैं? करनाल सीट की बात कर रही हूं। मैं तो मानता हूं कि हमारे जो करनाल से हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं वो पूरे प्रदेश के यूथ विंग के हमारे अध्यक्ष हैं। तो जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे युवा के अध्यक्ष बने, चुनाव हुआ था पूरे प्रदेश में, उसके बाद वो चुनकर भारी मतों से अध्यक्ष बन पाए हैं। तो उन्हें कोई कमजोर समझने की भूल न करें। उससे पहले वो NSUI के हमारे जो छात्र इकाई है उसके वो अध्यक्ष रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से वो चुनाव लड़के आए हैं। तो उन्होंने हर अपने जो समय रहा है हर समय से उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है और चुनाव लड़कर जीतकर उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है कि वो आज यहाँ पर खड़े हो पाए हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि सीट फिक्सिंग हुई है, इस वजह से कमजोर उतारा गया है, असल बात यह है कि वो सिर्फ ये एक बहाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी हार को छुपाने का, ताकि वो एक अपनी झूठी लहर बना सके। आज भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ बातें की है, मैं इनका कुछ जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि इनका जो बेटा है 6 साल का, वो मोदी जी को सुनता है और मानता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। आज इस देश का दुर्भाग्य यह है कि अगर भाजपा की प्रवक्ता ये बात स्वीकार करती है कि भाजपा की इस देश की जनता मोदी जी पर आंख मूंद कर विश्वास कर रही है, तो मोदी जी पर एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस देश की जनता के सामने सच रखें। लेकिन आज असलियत क्या है? प्रधानमंत्री जी भरे मंच से झूठ बोलते हैं, चाहे वो बात हो मंगलसूत्र की, चाहे वो बात हो मुस्लिम लीग की, मीट मछली मुसलमान की, तमाम ऐसी झूठे बयान मोदी जी रखते हैं। और सोचिए उसका प्रभाव इनके ही 6 साल के बच्चे पर क्या पड़ेगा। आप सोचिए जब वो इनका ही 6 साल का बेटा जब मोदी जी के भाषण को सुनेगा, किस प्रकार से मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, 2 धर्म के लोगों को भिड़ाने का काम करते हैं। सोचिए इन्हीं के 6 साल के बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं ये चीज सोचकर आज बहुत ही ज्यादा हैरान हूं और बहुत ही ज्यादा अपने आप को दुखित महसूस कर रहा हूं। इन्होंने बात की कि आज युवा जो है वो मोदी जी को पसंद करते हैं, लेकिन आज बात यह है कि मोदी जी कितना युवाओं को पसंद करते हैं, इस चीज पर आज जवाब। अच्छा वत्स साहब, आपने कहा कि 6 साल के बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है जो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिए, जैसा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि मंगलसूत्र पर बयान दिया, मांस मछली पर बयान दिया, तो उसका क्या जनता पर प्रभाव पड़ेगा? आप मानते हैं इस चीज को? हाँ, मैं तो पहले अपनी बात पूरी कर देता हूँ, उसके बाद आपके सवाल पर जवाब देता हूँ। मोदी जी ने युवाओं को क्या दिया? आज सवाल में भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ। मोदी जी ने इस देश के युवाओं को अग्निवीर दिया, मोदी जी ने इस देश के युवाओं को 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी, मोदी जी ने इस देश के युवाओं को 60 लाख खाली सरकारी पद दिए हैं, मोदी जी ने और हरियाणा में खासतौर पर भाजपा की सरकार ने 30 से ज्यादा पेपर लीक दिए हैं। ये है मोदी जी ने कितना युवाओं को वो पसंद करते हैं। उन्होंने बात की कि भैया आज विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, कभी सोमवार को राहुल गांधी जी, कभी अखिलेश यादव जी, इस प्रकार से वो एक झूठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपका सवाल भी है कि चाहे वो बात हो मुस्लिम लीग की या उस पे बात कर लीजिए मंगलसूत्र पे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये एक झूठी हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के जितने भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और एक झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता ने 2004 से 2014 तक एक उन्होंने गठबंधन की यूपीए की सरकार देखी और देखिए कि किस प्रकार से फिर सरकार रही है 2004 से लेकर 14 तक, जो कि गठबंधन की रही है, एक मजबूत सरकार रही है, जिसमें जब वैश्विक मंदी आई थी उस बीच में भी किस प्रकार से महंगाई दर को कम रखा, युवाओं को रोजगार के अवसर। लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी उस पर भी चाहूंगी, जो 6 लाख मार्जिन वाली मैंने बात कही थी, पिछली बार 6 लाख वोटों से मार्जिन हुआ था, इस बार वो कह रहे हैं कि 6 वोट भी आपके खाते में नहीं आने वाले, तो इस पर छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी, समय की पाबंदी है। उसके बाद रिम्पल जी आपके पास आऊंगी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता 2019 में क्या प्रदर्शन रहा था, जरूरी नहीं है कि वो 2014 के प्रदर्शन 2024 के भी चुनाव में वही प्रदर्शन रहेगा, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 2019 के जो मुद्दे थे वो अलग थे। आज जनता जो है अपने बेरोजगारी के मुद्दे पर, आज जनता जो है वो महंगाई के मुद्दे पर। 2019 में बेरोजगारी मुद्दा नहीं था? नहीं, आप मैं सुने तो सही, मेरे को जवाब तो देने दीजिए आप एक बार।
मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज जनता ये देख रही है, करनाल की जो जनता वो देख रही है कि आपने 9.5 साल एक अपने व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के रखा और जब 2024 का चुनाव आ गया आपने उस मुख्यमंत्री को हटा दिया। क्या कारण रहे थे कि आपने उन मुख्यमंत्री को हटा दिया? जनता ये भी तो समझ रही है ना कि आपने, क्योंकि जनता ये भी जानती कि विपक्ष इतने तमाम आरोप लगा रहा था, उनकी एक एंटी इनकम्बेंसी थी जिसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस वजह से जनता क्यों उनके पक्ष में वोट देगी? अगर वो इतने अच्छे ईमानदार मुख्यमंत्री थे तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया गया? जनता क्या ये चीज नहीं समझेगी? जनता ये चीज भी समझ रही है कि आज भाजपा जो है वो किस प्रकार से हिंदू मुसलमान कर रही है और कांग्रेस ने एक युवा एक चेहरा उतारा है। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का ये फैसला आपके पक्ष में आने वाला है या आपको मदद करेगा ये फैसला? ये तो साफ बात है, क्योंकि जनता ये चीज समझ रही है। आप किसी भी आदमी बच्चे से पूछ लीजिए, ये अपने 6 साल के बच्चे से पूछ ले, वो भी कहेगा कि भैया खट्टर जी ईमानदार नहीं थे, उन्होंने कितने ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप किए हैं। उन्होंने ये अपने बच्चे को बताए, क्या अगर खट्टर जी मुख्यमंत्री रहते क्या इनके बच्चे का फ्यूचर जो था नौकरी में अगर क्या उनको मिल पाती, नहीं मिल पाती? 30 से ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, आप जो भर्ती है वो निकालते नहीं है। किस आधार पर एक आज युवा जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? कैसे वो अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करेगा? और यहाँ पे एक युवा चेहरा आ रहा है, युवा होने के नाते वो युवाओं की बातों को कितनी मजबूती से रख पाएंगे, और युवा इकाई के हमारे अध्यक्ष भी है। चलिए ठीक है, लौटूंगी, तमाम सारे आरोप आपने लगाए उसका जवाब लूंगी। लेकिन रिम्पल जी इनका कहना है कांग्रेस का कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ था, सत्ता नहीं कह सकते, या फिर जो मुख्यमंत्री का फेस का परिवर्तन हुआ था उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलने वाला है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? और दूसरा सवाल मेन मेरा यह है हिसार सीट को लेकर के, हिसार सीट से मुकाबला कितना दिलचस्प देख पा रहे हैं? जी जो कि सबसे पहले जो आपका सवाल था कि देखिए, जब इन द मिडल ऑफ, जब बीच में ही किसी मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है, चाहे वो कोई भी कारण रहे हो, एक तरह से जनता के बीच में प्रभाव यही जाता है कि उस मुख्यमंत्री में कॉन्फिडेंस नहीं था पार्टी का। तो उसके बाद फिर ऐसे मुख्यमंत्री को परिणाम की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाना, हो सकता है कि यही कारण रहे हों। अब बीजेपी के अंदरूनी क्या कारण रहे हैं उसका हम नहीं बता सकते, पर हाँ इतना है कि जब एक बार मुख्यमंत्री को हटाया गया तो उससे लोगों के बीच में यही प्रभाव जाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी का कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें। इस समय क्या परिस्थिति है उसके ऊपर तो मुझे लगता है 4 दिन कोई क्या कहा जा सकता है। जहां तक रही हिसार लोकसभा की बात, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में, पिछले हफ्तों में, महीनों में जिस तरह से हिसार का जो वातावरण बदला है, जिस तरह से हवा बदली है, मुझे ऐसा लग रहा है इस समय कि हिसार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारी प्रत्याशी हैं, पर अगर आप हिसार में आपने देखी होंगी पिक्चर्स भी, हिसार में दौरा भी किया होगा, सबसे ज्यादा अगर कहीं पे भी आपको लोग नजर आते हैं वो हमारे बूथों पे नजर आते हैं। सिर्फ हिसार ही नहीं, मुझे 2-3 ऐसी और सीट्स भी लगती हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो उसकी बात जरूर करेंगे। अभी आपने हिसार के बारे में पूछा है तो हिसार की बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि नैना जी सिर्फ आज 2024 में ही नहीं, 2019 में जो उन्होंने हरी चुनरी चौपाल की शुरुआत की थी, तभी से वो जनता के बीच में रही हैं। उन्होंने जिस तरह से औरतों को, जिनको कि हमेशा से किसी न किसी वजह से हरियाणा की राजनीति में दरकिनार किया जाता रहा है, उन औरतों को मोबिलाइज करने की कोशिश की है, और वो उस मोबिलाइजेशन में मुझे लगता है कि 5 साल में बहुत सक्सेसफुल हुई है। और उसी मोबिलाइजेशन के चलते, क्योंकि कहा जाता है जैसे कि आधी आबादी को दरकिनार करके आप पूरी डेवलपमेंट नहीं ला सकते हैं, ये वही तरीका है कि आप जो वो औरतें मोबिलाइज हुई हैं वो आज भी जुड़ी हुई हैं उनके साथ, पर्सनली भी और पार्टी के साथ भी, और उसी वजह से मुझे लगता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं हिसार से। चलिए ठीक है रिम्पल जी, लौटूंगी आपके पास। कोटेल साहब, आपके पास आते हुए महत्वपूर्ण सवाल यही आपसे भी लेना चाहूंगी कि जहां एक तरफ बीजेपी कहती है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसी के तहत हरियाणा में हमने जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और वो उनका एक तरीके से विकास का ही एक कदम था, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसको लगातार कह रहा है कि ये तो हमारे पाले में बात आने जैसी हो गई। तो आपको क्या लगता है बीजेपी का ये कदम क्या आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है? जी
इस चुनाव में खासकर। कुटेल साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद म्यूट है आपका कॉल। अरे नहीं, म्यूट तो नहीं है, आपकी तरफ से होगा म्यूट। हाँ, आपकी आवाज पहुंच पा रही है अब। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आपने मेरा सवाल सुना कुटेल साहब? हाँ, जवाब दीजिए। हाँ ज्योति जी, देखिए यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो सवाल है, अगर वो विकास पुरुष होते, अगर उसने हरियाणा प्रदेश के लिए कोई काम किया होता तो उनको बदलने की जरूरत ना होती। दूसरी बात यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो स्टार प्रचारक बनाने का काम किया है। वो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक थे, लेकिन उनके चुनाव के अंदर अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे व्यक्तियों को आना पड़ा। तो लेकिन उनकी लोकप्रियता जो है कि वो खत्म हो चुकी है और जनता जो है कि उसको नकार चुकी है, और शायद करनाल से जो है वो चुनाव को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको बड़ी कड़ी मशक्कत जो है कि वो करनाल लोकसभा के अंदर जो है कि वो करने को मिल रही है, क्योंकि जनता जो है कि उनके जो है कि झूठे वादों को जो है कि वो समझ चुकी है। और तमाम जो भ्रष्ट अधिकारी करनाल के अंदर, जो सीएम सिटी था, करनाल से ही तमाम भ्रष्ट अधिकारी वहां से निकलने का जो कार्य हुआ है, वो सब मिलीभगत का खेल इस करनाल के अंदर जो है कि सब जनता ने जो है कि वो देखने का काम किया। जनता जो है कि करनाल का या पूरे हरियाणा प्रदेश का जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है। जनता आज जो है कि अच्छी प्रकार से समझ चुकी है, और जिस प्रकार से जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों के ऊपर जो है कि लाठियां भाजने का काम किया है, और एक नारा जो कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहा हुआ है कि लाठियों की चोट का बदला यानी वोट की चोट से दे। तो यहाँ पर आज जो है कि हम देख रहे हैं, अभी भी काफी बूथ के ऊपर हम घूम करके आए हैं, लेकिन लोगों के अंदर इतना जो है कि उत्साह नहीं है कि हम जो है कि वोट डालें, क्योंकि लोग बड़े मायूस हैं। लेकिन फिर भी लोग जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं ताकि तो हमारा कुटेल साहब, विपक्ष इस बात को बार बार कहता है कि बीजेपी के पक्ष में हवा नहीं चल रही है, रुख नहीं चल रहा है। तो ऐसे कौन से 2-3 बड़े फैक्टर आपको लगते हैं कि जिससे आपको लगता है कि इस बार बीजेपी के पक्ष में बात नहीं जाने वाली है? विपक्ष के तौर पर बताइए 2-3 बड़ी चीजें। मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है। किसानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, आज लोग उसके खिलाफ अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और यहां पर ओपीएस स्कीम का मामला है, कांग्रेस ने बंद किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू नहीं किया। चलिए ठीक है, आपकी आवाज में फिर कोई दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, लौटूंगी। कुटेल साहब की आवाज सही की जाए, शायद कोई तकनीकी खामी आ रही है। लेकिन वैशाली जी, मुझे लगता है लगातार आप सुन रही, सभी को आप सुन रही है। यहाँ पर विपक्ष एक बात को हमेशा कहता है और आज भी वही कहना है कि किसानों की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है। तो इस पर बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? और दूसरा एक महत्वपूर्ण और सवाल, आप एक एक करके जवाब दीजिएगा। करनाल से ही उपचुनाव भी हो रहा है विधानसभा सीट पर, तो यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस ने जो है त्रिलोचन जी पर जो है विश्वास जताया। पिछली बार जब मनोहर लाल यहां से चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तब भी वही उनके सामने थे। एक बार जब अब मुख्यमंत्री वर्तमान के नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं, तो अब भी वही उनके सामने है। तो इस सीट का मुकाबला कितना दिलचस्प आप मानते हैं? जी ज्योति जी, आपने सबसे पहली बात की किसानों की। किसानों की आप देखिए कि हमारी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो किसानों के लिए फैसले लिए हैं, वो कांग्रेस सरकार ने या अन्य सरकारों ने कभी भी, अपने जो सूबे के भी जो मुखिया रहे हैं, उन्होंने कभी किसानों के विषय में इस तरह के फैसले नहीं लिए। आज किसान सम्मान निधि सभी के खातों में जाती है, और कोई भी ऐसा विपक्ष का एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मोदी सरकार से नाराज हो। बस लौटाई लाठियां किसानों पर, क्या प्रॉब्लम हो रही है? वैशाली जी, आपकी एक बात को मैं क्लियर नहीं सुन पाई हूँ। आपने क्या कहा कि विपक्ष का ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो मोदी जी की नीतियों से खुश नहीं है? आप अपनी बात को दोहराएंगे, मैं स्पष्ट सुन नहीं पाई थी। जी माफ कीजिएगा ज्योति जी, आपने कहा कि विपक्ष का कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जो मोदी जी की नीतियों को पसंद नहीं करता हो। मैं स्पष्ट सुन नहीं पाई थी आपकी बात को। जी, मैंने ये कहा कि विपक्ष में कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसने किसान सम्मान निधि लौटाई हो, जिसने कहा हो कि हम इस किसान निधि
से खुश नहीं है, हम इस सरकार के फैसले से खुश नहीं है, हम मोदी जी के इस फैसले से खुश नहीं है, तो हम ये किसान सम्मान निधि वापस लौटा देते हैं। किसी ने आज तक किसान निधि को वापस नहीं लौटाया है ज्योति जी। और रही बात जिन पर लाठियां चलने की या आंदोलन में जो बैठे हैं, किसानों सही मायने में जब तक मोदी सरकार नहीं थी तब किसान आत्महत्या करते थे। अब कोई एक केस बता दीजिए कि किसान बेरोजगारी के चलते, गरीबी के चलते किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली हो। पहले आप देखिए, 10 वर्षों से पहले आप देखिए कि जो रोज की अखबार की जो सुर्खियां होती थी वो भरी होती थी घोटालों से। आज ये घोटाला, आज ये घोटाला, और दूसरा भरी होती थी कि गरीबी और बेरोजगारी के चलते युवाओं ने की खुदकुशी। आज आप एक भी जगह के अखबारों की सुर्खियां बता दीजिए, किसी हेडलाइंस कोई ब्रेकिंग न्यूज बता दीजिए कि गरीबी के चलते, बेरोजगारी के चलते किसी ने आत्महत्या की हो। अगर वहां पर बैठे किसान जो मरे हैं वो इन लोगों के मंसूबों की वजह से मरे हैं, और ये उनका परिवार जानता है। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपने लालच के चलते उन बेचारे भोले भाले किसानों को बलि चढ़ा दिया। जो वहां पर राजनीति कर रहे थे वो तो गद्दों पर सो रहे थे, एसीओ में सो रहे थे। जो बेचारा भोला भाला जिसको बहकाया गया कुछ पैसे दिखाकर, मोदी जी का जो उनको बेकार की बेफिजूल की चीजें दिखाकर, उनको ये समझ लीजिए कि किसी और के कंधे पर बंदूक चलाकर इन्होंने अपनी रोटियां सेकी हैं। अगर किसान मरे हैं तो जो जिन्होंने आंदोलन किया, जो इतना बोलते थे, वो क्यों नहीं मरे? उनके तो बच्चे वहां पर विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके अकाउंट में इतने लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं। ये तो बेचारे भोले भाले लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया है, और वो भी इनकी मंशा जान चुके हैं कि अपने बच्चे इनके विदेशों में पढ़ रहे हैं, अपने इनके बैंक बैलेंस भर रहे हैं, और हमें ये लूट रहे हैं, हम पे लाठियां चलवा रहे हैं, और हमें बेवजह सरकार के प्रशासन के काम में भी हम दखल दे रहे हैं। आम जनता जो सुबह ड्यूटी पर नहीं जा सकती थी, आप बताइए कोई भी भोला भाला किसान क्या इस तरह की हरकत करेगा कि जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जिनका 30-35 हजार रुपए से घर का खर्चा चलता है, वो सुबह 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे लाइन में लग के अपनी ड्यूटी पर जाए, वहां भी डांट खाए, अपने घर का खर्चा भी ना चला पाए। किसान तो अपने हाथ की रोटी भी दूसरों को दे देता है, दूसरों की रोटी कभी किसान ने छीनी नहीं, तभी उसको अन्नदाता कहते हैं। तो इन्होंने बहुत ऐसी नीतियां कांग्रेस ने बनाई, बहुत ऐसे हड़कंप अपनाए, लेकिन इनकी कहीं भी चल नहीं पाई और कुछ भी नहीं हो पाया। अब की बार जनता इस सब चीजों का जवाब इनको देगी, और आप देखिएगा कि ये कितनी बुरी तरह से हारेंगे। कांग्रेस में सिर्फ एक ही व्यक्ति को बनाने पर जोर दिया जा रहा है, वो है राहुल गांधी। इसके लिए 4 जून का इंतजार। लेकिन मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया। उपचुनाव सीट, विधानसभा उपचुनाव की सीट, नायब सैनी जी, हमारी पिछली बार करनाल से सीट से इन्होंने देख ही लिया था कि कितनी अच्छी वोटों से विजय सिंह दोबारा मैदान में है। उनका एक बार हार से पेट नहीं भरा है, तो अब दोबारा हारेंगे, और बहुत पिछली बार से ज्यादा वोटों से हारेंगे। इस बार जो चेहरा करनाल में है नायब सैनी जी, मैं कहती हूं विपक्ष का भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उन्हें पसंद नहीं करता होगा। उनका भोला स्वभाव, उनका सहज स्वभाव, मृदुभाषी, वो उस व्यक्ति के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हर बच्चा उनको पसंद करता है। आज अगर मोदी जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है, वो उनका व्यवहार ही है जो उन्हें अलग बनाता है। सामान्य, वो इतने बड़े पद पे होने के बाद भी इतने सामान्य है, व्यवहार से इतने कुशल है, हर जनता का भला चाहते हैं। उन्होंने कभी इस तरह का एक पल भी ऐसा महसूस नहीं कराया कि वो मुख्यमंत्री है। वो आम जनता की तरह ही मिलते हैं, आम जनता की तरह ही व्यवहार करते हैं, सही मायने में मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय को तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, और आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि जब 4 तारीख को हम यहाँ पर बैठे होंगे तो आप देखिए कि जीत का शहरा सबका सब बीजेपी कैंडिडेट के सर पर होगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ। इसके लिए लगभग 10 दिन का और इंतजार बाकी, ये समय बताएगा। और आज जनता जो करने वाली है, जिस तरफ रुख करने वाली है, इसका नतीजा 4 जून को निकल करके आएगा। लेकिन वत्स साहब, अब बड़े आरोप फिर से, जहां पर किसानों की अगर बात की जाए तो बीजेपी कहती है कि एक भी विपक्षी नेता बता दीजिए जिसने किसान सम्मान निधि लौटाई हो। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि जो आत्महत्या जिन किसानों ने की, उनको बलि चढ़ाने का काम विपक्षों ने किया है। उन्होंने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने, कि आज किसी भी किसान ने गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण, बेरोजगारी के कारण किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। मुझे नहीं समझ में आता है क्या मैं भाजपा की प्रवक्ता की बात
पे मानूं या फिर इन्हीं की सरकार के जो आंकड़े हैं उसको मैं मानूं, क्योंकि आज एनसीआर भी ये बात कहती है कि रोज 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, भुखमरी के कारण। या तो भाजपा की प्रवक्ता सही कह रही है या फिर इन्हीं की सरकार के आंकड़े सही है। क्या कौन सही कह रहा है, इसका जवाब भाजपा की प्रवक्ता देते। भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि किस प्रकार से जो प्रदर्शन कर रहे थे वो किसान, वो सारे ढोंगी थे, वो फर्जी थे। अगर वो सारे किसान ढोंगी थे, फर्जी थे, तो क्यों मोदी जी ने जब 3 कृषि काले कानून को वापस लिया तो क्यों उन्होंने कहा कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए? अगर वो सारे किसान फर्जी थे तो क्यों आज उनके साथ, सारे किसानों के साथ मीटिंगों का दौर किया जा रहा था केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा? तो इसका जवाब भाजपा की प्रवक्ता दे दे। हमने एक ऐसी सरकार देखी, इन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। हम एक चीज कहता हूं कि हमने एक ऐसी सरकार देखी थी 2004 से 14 के बीच में, जब किसानों से, किसान नेताओं से प्रधानमंत्री खुद मिलते थे। हमने देखा था किस प्रकार से राकेश टिकैत जी के जो पिताजी थे उनसे खुद मनमोहन सिंह जी मिल रहे थे और किसानों के पक्ष में नीतियों को लेकर उनसे चर्चा की जा रही थी। लेकिन वही राकेश टिकैत जी जब किसान आंदोलन को लेकर जब मोदी जी से मिलना चाह रहे थे, उनसे मोदी जी के घर से सिर्फ मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने अपना टेंट लगाए बैठे थे। लेकिन मोदी जी एक बार भी अपने घर से बाहर नहीं निकले, एक भी किसान नेता से नहीं मिले, एक भी किसान से नहीं मिले, उनकी परेशानी नहीं सुनी। साहब यहाँ पर रोकूंगी आपको, बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बड़े बड़े नेताओं के चेहरे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं 11:30 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ गया है। प्रदेश में 22% से ज्यादा मतदान हो चुका है। तो कुरुक्षेत्र की भी आपको जो अपडेट दे रहे हैं सीसीटीवी कंट्रोल रूम से, ये खबर सामने आ रही है जहां पर लगातार सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है, ये खबर सामने आ रही है। 22.6% तक मतदान प्रदेश भर में 11 बजे तक हो चुका है। तो ये हरियाणा का अपडेट आपको दे रहे हैं कंट्रोल रूम से। बूथों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो खुद पैनी नजर बनाए हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अभी तक का अपडेट, क्योंकि लगातार सभी सीटों के अपडेट आपको दे रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा भी काफी अहम हो जाता है। हरियाणा की अगर आपको बात बताएं तो कंट्रोल रूम से लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी खुद नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम पैनी नजर बनाए हुए हैं हर एक बूथ पर। कंट्रोल रूम ये है पूरी तरीके से जहां पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में अधिकारी बैठे हैं, खुद चुनावों के अधिकारी बैठे हैं और वो लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं सीसीटीवी कैमरों के जरिए यहां पर कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। और ये तस्वीरें उनको साफ तौर पर बयां करती हैं। और इसी बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मत का प्रयोग किया है और क्या कुछ इस दौरान कहा है, एक बार आपको सुनाते हैं। जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव शांतिप्रिय हो। लोगों से क्या अपील करेंगे? चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का है और दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही हमारे लिए इस त्योहार का आनंद। इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये अपील करता हूँ कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। भारी संख्या के अंदर मतदान कीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई दिशा तय की है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत ऊंचाई के ऊपर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से देखिए बड़े बड़े दिग्गजों ने अपना मत का प्रयोग किया है। और ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें मैं आपको मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिखाई दे रहे होंगे, पूरे परिवार सहित मत का प्रयोग करने वो यहां पर पहुंचे थे। और दूसरी तस्वीर में आपको ज्ञानचंद गुप्ता दिख रहे हैं
विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे थे। तीसरी तस्वीर में आपको दुष्यंत चौटाला दिख रहे हैं, जेजेपी के नेता जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे और स्माइल करते हुए यहां पर अपनी अमिट शाही दिखाते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। वहीं चौथी जो तस्वीर है उसमें आप कार्तिकेय शर्मा को देख सकते हैं, राज्यसभा सांसद हैं ये, और ये भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे और यहां पर लोगों से अपील भी करते हुए नजर आए। वहीं अगली खबर में मूलचंद शर्मा को आप देख सकते हैं, कैबिनेट मंत्री है हरियाणा में, और ऐसे में जो है वो भी अपने मत का प्रयोग करने जब पहुंचे तो लोगों से अपील करते हुए यहां पर देखे। वहीं कंवरपाल गुर्जर कैबिनेट मंत्री ये भी हरियाणा के, वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए जब अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। तो लगातार दिग्गज नेता जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और लोगों को संदेश देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आपको भी अपने मत का जरूर प्रयोग करना चाहिए। और यही बात हम भी आप सभी को लगातार कह रहे हैं कि यदि आपके पोलिंग बूथ पर आज मतदान होना है, आपके सीट पर आज मतदान होना है, तो आप भी अपने मत का प्रयोग जरूर करें। तो मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार चर्चा भी जारी है। वत्स साहब, आपको बीच में रोका था, इन तस्वीरों पर टिप्पणी के साथ ही अपनी बात को पूरी करें। देखिए, सभी लोगों ने वोट डाला, हमारे कांग्रेस पार्टी के भी दीपेंद्र हुड्डा जी ने, सभी लोगों ने वोट डाला। मैं सबसे फिर से कहूंगा कि अगर किसी ने अभी तक वोट नहीं डाला है तो सब लोग वोट जरूर डालिएगा। अब मैं अपनी बात को मैं पूरी करता हूं कि हमने जैसे एक सरकार देखी थी कि इस प्रकार से किसानों से मिला जाता था, किसानों को सुना जाता था। आज भाजपा के हम घोषणा पत्र को देखें तो भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों की आय को दोगुनी करने को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने पहले 2014 में बात की थी कि किसानों की आय को दुगनी कर देंगे, लेकिन आज तक किसानों की आय को दुगनी नहीं किया गया है। किसानों के लिए उन्होंने कोई भी नीति नहीं बनाई है। वहीं कांग्रेस पार्टी 5 न्याय में किसान न्याय कि जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हम किसानों को स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। हम कर्ज माफी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो खेती है उसको हम जीएसटी से मुक्ति दिलाएंगे। तो इस प्रकार से हम किसानों को उनकी आर्थिक तौर पर सहायता देते हैं कि किस प्रकार से भाजपा की कुशासन ने किसानों पर अपना प्रहार किया है। भाजपा की प्रवक्ता ने बात किया था कि करनाल में ऐसे एक मुख्यमंत्री रहे थे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उन्होंने इतना सुशोभित किया है, अगर उनके बयान अगर भाजपा की प्रवक्ता सुन ले, इस प्रकार से उनके जन संवाद कार्यक्रम में जो कि जन अपमान कार्यक्रम रहा करता था उसमें उनके किस प्रकार के बयान होते थे, अगर वो सुन ले तो मैं ये समझ नहीं पाऊंगा कि किस प्रकार से वही कहें कि मुख्यमंत्री पद को उन्होंने सुशोभित किया है। एक व्यक्ति उनसे अपनी एक महिला उनके सामने परेशानी रखती है तो उसको मुख्यमंत्री जी कहते थे कि अरे तुझे तो सिखा पढ़ा के भेजी गई है, इसे हटाओ यहाँ से। एक महिला उनके सामने अपना दुपट्टा रख देती थी, अपना सम्मान रख देती थी, उनके दुपट्टा को उनके शरीर पर वापस रखने की जगह उनको दुपट्टा सही से धक्के मार के निकाल दिया जाता था। तो ये कौन सा मुख्यमंत्री था जो कि मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करता था? इसका जवाब मुझे भाजपा की प्रवक्ता दे दे। मैंने अपने पिछली जो बारी की अपनी बातें रखी हैं उसमें मैंने भाजपा की प्रवक्ता से कई सवाल पूछे, लेकिन एक का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्यों, अगर युवा जो है मोदी जी को इतना प्यार करते तो मोदी जी ने क्यों युवाओं को अग्निवीर दिया, क्यों मोदी जी ने 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी, क्यों मोदी जी ने 30 से ज्यादा पेपर लीक दिए हरियाणा में, क्यों मोदी जी ने ऐसा किया कि आज 60 लाख से अधिक सरकारी पद खाली है, क्यों किया है मोदी जी ने? इसका जवाब आज मुझे नहीं मिला है भाजपा की प्रवक्ता से। उपचुनाव की सीट पर मुकाबले पर छोटी सी टिप्पणी। हाँ, उपचुनाव की जो सीट है मैं ऐसा मानता हूं कि मुख्यमंत्री वो कितने भी बदल ले, लेकिन असल बात यह है कि मुख्यमंत्री बदलने से जनता का जो मूड है, जनता फिर भी भाजपा के विरुद्ध ही अपना जो वोट है वो देने वाली है। तो उपचुनाव में जो है भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हारने वाले हैं, करनाल लोकसभा सीट भी हारने वाले और उपचुनाव भी वो हारने वाले हैं। लौटूंगी रिंपल जी और कुटिल जी आपके पास, लेकिन वैशाली जी मैं चाहूंगी कि इस पर छोटा सा जवाब आप दें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। जी बिल्कुल ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वत्स जी की मुझे बात तो बिल्कुल भी नहीं आई, इन्होंने क्या ही कहा है, तो इनकी बात का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगी। आप मुझसे जो भी क्वेश्चन कीजिएगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। वो मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे, क्या मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे। खैर मुझे इस बात को दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए रोहतक सीट की। तो रोहतक सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पिछली बार एक सीट कांग्रेस के खाते में थी वो वाली, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि इस सीट को हम तो इस बार कब्जा करने ही वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इस तरीके के आरोप
लगातार विपक्षी तरीके से लगाए जाते हैं, चाहे जेजेपी की बात करें हम, चाहे इनेलो की बात करें, तो वो कहते हैं कि रोहतक सीट को लेकर के फिक्सिंग चल रही है। तो इस पर कांग्रेस का जवाब तो मैंने ले लिया, लेकिन आपका रिएक्शन जरूर इस पर चाहूंगी। वो कहते हैं कि फिक्सिंग हो रखी है कि रोहतक सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और इसके बदले करनाल सीट हमारे खाते में आएगी, और उसके बाद से जो राज्यसभा सीट खाली होगी रोहतक से, उस पर बीजेपी की नजर है। जी, ये कब्जा करना और फिक्सिंग करना, ये इनकी कार्यशैली होगी। हमारी कार्यशैली है, ये बात इनेलो और जेजेपी दोनों की तरफ से कही गई है। हाँ, इनेलो और जेजेपी में सभी की बात कर रही हूँ, विपक्ष में सभी की बात कर रही हूँ। जो फिक्सिंग की बात है या जो कब्जा करने की बात है, कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता भाई वत्स जी ने भी कहा, तो वो इनकी कार्यशैली होगी। मैं कहना चाहूंगी, ना ही तो बीजेपी की कार्यशैली कोई फिक्सिंग करने की है और ना ही कहीं कब्जा करने की है। अगर हमने कुछ किया है तो काम किया है, अंत्योदय तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया है। और ये चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। कोई अपने कैंडिडेट से, मैं अभी भी कहती हूँ और पहले भी कहा था, कोई कैंडिडेट से नाराज हो सकता है, कोई किसी कैंडिडेट की कार्यशैली किसी को हो सकता है कि ना पसंद हो सकता है किसी की बातों से कोई नाराजगी हो, किसी के व्यवहार से कोई नाराजगी हो, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूं कि जब देश को प्रधानमंत्री चुनने की बात आती है तो विपक्ष क्या, बच्चा क्या, हर किसी की जबान पे सिर्फ एक ही नाम होता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो है नरेंद्र मोदी। आज आप किसी बच्चे से भी जाके पूछेंगे, अगर डिबेट से निकलकर भी किसी बच्चे का भी इंटरव्यू ले लीजिए, वो भी यही कहेगा कि अब की बार 400 पार सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को ही आना चाहिए। ठीक है वैशाली जी, चर्चा आगे जारी रखेंगे। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है, लौटूंगी जल्द। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, लेकिन दिन भर महाकवरेज जारी है।